जो लोग सोचते थे कि कांशीराम ने बीजेपी के साथ मिलकर ये सरकार क्यों बना ली है, और जैसे हमारा काम नजर आता गया वो कहते गए ये तो ठीक किया है, ये तो ठीक किया है। और 6 महीने के बाद उनको लगा कि ये सारे काम तो ठीक किए हैं, कहीं कांशीराम बीजेपी के साथ मिलकर कहीं चुनाव ना लड़ ले। तो मैंने अटल बिहारी आडवाणी से कहा कि बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ बीएसपी मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकती है। ये काम वीपी सिंह तो कर सकता है, क्योंकि उसकी सरकार भी मनुवादी और आपकी सरकार भी मनुवादी, आपकी बड़ी मनुवादी, उसकी छोटी मनुवादी। लेकिन हमारी सरकार जो है वो तो मनुवाद को खत्म करके मानवतावाद का बोलबाला इस देश में करना चाहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं परिवर्तन, हम चाहते हैं परिवर्तन, और बीजेपी चाहती है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब हिंदुवता, हिंदुवता का मतलब स्टेटस को, कि जैसे मनुवादी समाज व्यवस्था चल रही है उसी तरह से चलती रहनी चाहिए। ये बीजेपी का लक्ष्य है, जिसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे बारे में भी जो 6 महीने सरकार हमने चलाई है, उसके बाद में आप लोगों के दिमाग में भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन के अलावा हमने 6 महीने में किया क्या है? जो भी किया है वो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ही किया है। तो जब हम और शुरू किया हमने परिवर्तन चौक बनाकर, और परिवर्तन चौक में उन लोगों का स्मारक बनाकर जिन्होंने आज तक इस परिवर्तन की लहर को लाया है। तो इसलिए आपके दिमाग में ये कैसे आया कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है? ये नहीं होगा। यहां इस बात का मुझे ज्ञान है कि बीजेपी फाइनल में पहुंच गई है। बीजेपी अपने ग्रुप में, मनुवादी ग्रुप में, वो पहले नंबर पर पहुंच गई है, और मनुवाद के विरोधी ग्रुप में बहुजन समाज पार्टी अभी क्वार्टर फाइनल के लिए संघर्ष कर रही है। आप फाइनल में पहुंच गए हैं, हम क्वार्टर फाइनल में संघर्ष कर रहे हैं। और ये बात को जानते हुए कि इस देश में अगर कोई सही संघर्ष होगा, इस देश में अगर कोई पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, मराठी में क्या बोलते हैं पोलराइजेशन को? ध्रुवीकरण। अगर इस देश में कोई ध्रुवीकरण होगा तो सिर्फ एक आधार पर होगा। आधार क्या होगा? स्टेटस को वर्सेस चेंज। स्टेटस को वर्सेस चेंज। एक तरफ बदलाव करने वाली ताकत होगी या लोग होंगे, एक तरफ बदलाव लाने वाली ताकत होगी, और दूसरी तरफ उसी तरह से मनुवाद को उसी तरह से टिकाए रखने वाली ताकत होगी। उस ताकत में बीजेपी पहले नंबर पर पहुंच गई है और हमें फाइनल में पहुंच गई है, और हमें फाइनल में अभी पहुंचना है। अभी हम आने वाले चुनाव में क्वार्टर फाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल जाना है, फिर फाइनल में आपके मुकाबले में आना है। और मुझे पूरा इस बात का ज्ञान है, भरोसा है कि जिस वक्त फाइनल होगा उस वक्त इस देश की सारी मनुवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर हमारे मुकाबले में चुनाव लड़ेंगे। इसमें अगर कोई शक शुबा था वो पार्लियामेंट के इस सेशन में दूर हो गया। कैसे दूर हो गया? जब मनुवादी लोगों ने सोचा कि अब हमारे मेंबर पार्लियामेंट घटते जा रहे हैं और जिसको कांशीराम बहुजन समाज कहता है उसके बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में
स्वर्ण हिंदुओं के एमपी कम हो जाएं और जो जिनको काशीराम बहुजन कहता है तो उनके कहीं 50% से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई, सीपीआई, कांग्रेस और बीजेपी, इन चारों पार्टियों ने मिलकर प्लान बनाया कि महिला आरक्षण होना चाहिए, महिला के लिए आरक्षण होना चाहिए और 33% और 1/3 महिलाएं तो मेंबर पार्लियामेंट होनी चाहिए। हमने इसके ऊपर गौर किया कि महिलाएं आज कितनी है पार्लियामेंट में, महिलाएं कितनी हैं? 2 ओबीसी की हैं। इस लोकसभा में 2 महिलाएं ओबीसी की हैं, 4 शेड्यूल कास्ट की हैं और 33 हाई कास्ट की हैं। 33 महिलाएं हाई कास्ट की हैं और 4 शेड्यूल कास्ट की हैं और 2 ओबीसी की हैं, जिनकी संख्या 52% है। उनके आहिस्ता आहिस्ता एमपी तो बढ़ते जा रहे हैं और एमएलए भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं उनकी अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत पीछे हैं। तो इससे हमने सबक सीखकर सोचा कि इन लोगों का प्लान क्या है कि अगर ऊंची जाति के पुरुष अगर मेजॉरिटी में नहीं रहते हैं, पुरुष और महिलाएं मिलकर इनको मेजॉरिटी में रहना चाहिए। अगर आने वाले लंबे समय तक नहीं तो कम से कम 4-5 चुनाव तक तो इनको मेजॉरिटी में रहना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी ध्रुवीकरण हुआ, पार्लियामेंट में भी ध्रुवीकरण हुआ। कौन हुआ? उसका विरोध करने के लिए लोकसभा के वेल में तो 3 एक्स चीफ मिनिस्टर खड़े हो गए जाके। एक उत्तर प्रदेश की एक्स चीफ मिनिस्टर मायावती, वो बीएसपी की तरफ से खड़ी होगी, और उत्तर प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, वो अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया, और बिहार का एक्स चीफ मिनिस्टर लालू यादव, ये तीनों जाकर पार्लियामेंट के वेल में खड़े हो गए कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये एक साजिश है हाई कास्ट की मेजॉरिटी रखने के लिए, ये एक साजिश है। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। महिलाओं का आरक्षण हमें मंजूर है, लेकिन जो 33% महिलाएं होंगी उसमें से 85% बहुजन समाज की होनी चाहिए। अगर 100 में से 33 महिलाएं इस लोकसभा में आती हैं तो उनमें 33 का 85% करके हमारे लिए भी आरक्षण कर दो। हम महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी महिलाएं आज तक इतनी तैयार नहीं हुई हैं कि उनको जनरल वोट के आधार पर हम उनको एमपी बना सकें। अभी तक तो पुरुषों को बनाना ही मुश्किल हो गया है। बाबा साहब के जमाने में तो असंभव था, बाबा साहब के जमाने में असंभव था। बाबा साहब 1946 में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे हैं तो वो बंगाल के चंडालों के वोट से वो उस असेंबली में पहुंचे हैं। उसके बाद कभी वो लोकसभा में नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद वो 10 साल जिंदा रहे। 1956 तक बाबा साहब पार्लियामेंट में, लोकसभा में कभी नहीं पहुंचे हैं। तो इससे भी हम सबक सीखते हैं, और इससे सबक सीखकर ही मैंने ये फैसला किया कि मैं पार्लियामेंट में तब जाऊंगा जब मैं सारी पार्टियों को हराकर, दूसरी पार्टियों को हराकर, रगड़कर, उनको रगड़ा मार के आगे जाऊंगा, उनको कहकर आगे जाऊंगा कि भाई अगर रगड़ा कम लगा है एक और लगा देता हूं। मैं लोकसभा में जा रहा हूं
तो कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट को हराकर, बीजेपी वीपी सिंह के ठाकुर कैंडिडेट को हराकर और बीजेपी के अब मैं जाति का नाम भूल गया, ये जो कल्याण सिंह की जाति है, लोध, बीजेपी के लोधी को हराकर और मुलायम सिंह के साक्या को हराकर मैं मुलायम सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल, इन तीनों का कैंडिडेट सिटिंग एमपी जो था वो था, जो 89 में जो चुनकर आया था वो इन तीनों का कैंडिडेट था। वीपी सिंह का ठाकुर था और कांग्रेस का ब्राह्मण था और बीजेपी की सरकार लोध था। तो इसलिए साथियों, तो हम अभी इतने तक तो पहुंच गए हैं कि आज हम ये 1956 तक हमारी पोजीशन क्या थी कि हम किसी जनरल सीट से किसी शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को नहीं जिता सकते थे। लेकिन सच तो ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में बॉम्बे से हारे, वो भी रिजर्व सीट से, और 1954 में वो भंडारा से हारे, वो भी रिजर्व सीट पर। 1954 तक हमारी पोजीशन थी कि हम शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, और वो भी बाबा साहब के लेवल के व्यक्ति को, हम रिजर्व सीट से जिताने लायक नहीं थे। लेकिन 1991 में हम आगे बढ़े हैं, हमारी मूवमेंट आगे बढ़ी है। ये 1991 में हम जनरल सीट से शेड्यूल कास्ट के आदमी को जिताने लायक बने हैं और 1996 में बने हैं। इस आधार पर मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं कि मैं जनरल सीट से क्यों लड़ता हूं। मैं जनरल सीट से इसलिए लड़ता हूं कि मैं अपने आप को कहता हूं बार बार, और अपने समाज के जो मेरे साथ चले हुए मेरे चेले हैं उनसे कहता हूं कि हमें आरक्षण लेना नहीं है, हमें आरक्षण देना है। हमें अपने समाज को आरक्षण देने लायक बनाना है। ये बात सही है कि आरक्षण लेने से हम यहां तक पहुंचे हैं। ये बात सही है कि जहां तक हम पहुंचे हैं तो आरक्षण लेकर पहुंचे हैं। लेकिन आज मेरी तमन्ना ये नहीं है कि हमें आरक्षण लेते जाना चाहिए। आरक्षण की मूवमेंट को शुरू हुए जो 26 जुलाई 1902 में आरक्षण कोल्हापुर से शुरू हुआ, वो 2002 में 26 जुलाई 2002 में, आज से 4 साल बाद उसको 100 साल हो जाएंगे। 100 साल में हमारे लोगों में कम से कम ये चाहत तो पैदा हो जाए कि हमें आरक्षण देने लायक बनना है। वो आरक्षण देते क्या है, क्यों क्या कह के देते हैं कि ये जनरल सीट पर चुन के आने लायक नहीं है। जनरल सीट पर ये वोट से भी चुनकर नहीं आएंगे और जनरल सीट पर ये अपने मार्क्स लेकर भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ये इलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे जनरल सीट पर, इसलिए इनको आरक्षण चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जब अपने समाज को कहूंगा कि मेरे समाज के लोगों उठो, खड़े हो, तैयार हो जाओ, कमजोरी दूर करो, शक्ति पैदा करो, और मैं कहूंगा कि हमें आरक्षण देने लायक अपने समाज को बनाना है, तो ये तो लायकी के आधार पर ही हो सकता है, कमजोरी के आधार पर तो नहीं हो सकता है। आरक्षण देने वाले हम लायकी के आधार पर अपनी लायकी का प्रदर्शन करके तभी हम देने लायक बन सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 6 महीने में जैसे हम लोगों ने सरकार चलाई, और कांशीराम दावे के साथ कह सकता है कि हाई कास्ट हिंदू समाज के लोगों, पिछले 1972 से लेकर आज तक मनुवादी हाई कास्ट के लोग मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में।
22 साल में जो काम लैंड का लॉ बनाकर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का कानून बनाकर और 1996 में बने हैं, इस आधार पर मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं कि मैं जनरल सीट से क्यों लड़ता हूं। मैं जनरल सीट से इसलिए लड़ता हूं कि मैं अपने आप को कहता हूं बार बार, और अपने समाज के जो मेरे साथ चले हुए मेरे चेले हैं उनसे कहता हूं कि हमें आरक्षण लेना नहीं है, हमें आरक्षण देना है। मैं कंफ्यूज्ड लॉट का, जिन्होंने तालियों से मेरी इस बात का, जो इधर उधर की बातें मैंने कही है, उसका स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवादी हूं। और हमारे साथियों ने जिन्होंने इस किस्म का ये प्रबंध किया है, उनका भी मैं धन्यवादी हूं, क्योंकि मुझे भी मेरी जिंदगी में भी एक नया तजुर्बा मुझे करने को मिला है। तो इसलिए तो मैं अगले प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए मुझे 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा मैं अगले प्रोग्राम का भी ले गया हूं, तो उसको भी मुझे पूरा सुनना होगा और कुछ कहना होगा। तो ऐसा मैं आप लोगों के इस किस्म की बातें आप लोगों के सामने रखते हुए, आपने मेरी खरी खोटी बातें तो ध्यान से सब्र से सुनी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। साथियों, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर इतना शर्मनाक हादसा हुआ, और ये हादसे केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ऐसी हर जगह उनकी सरकारों के राज में इस तरह का कुचक्र, तानाशाही पूर्ण रवैया आपको देखने को मिलेगा कि लोग बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए खर्च करके कर्ज लेकर या कहीं से भी अपना मकान बनाते हैं, लेकिन उन मकानों को जमींदोज कर दिया जाता है कानून व्यवस्था के नाम पर। लेकिन क्या देश के अंदर कोर्ट है या नहीं है, क्या देश में कानून है या नहीं है, ये बात जानने के लिए आपको छतरपुर की घटना को देखना होगा। सैकड़ों लोग एक ज्ञापन देने के लिए पुलिस थाने जाते हैं छतरपुर के अंदर, और वहां नारेबाजी होती है, लेकिन कोई शरारती तत्व पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके बाद उन लोगों को पकड़ा जाता है। अगर किसी ने गलत किया है, कानून का उल्लंघन किया है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या सरकारों को इतनी पावर है कि वो कानून को ताक पर रखकर, देश के संविधान को ताक पर रखकर और कोर्ट को साइड करते हुए खुद ही तुरंत सजा दे किसी को? जानते हो इसमें क्या हुआ? उसके बाद जिनके नेतृत्व में लोग गए थे थाने के अंदर प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, उन लोगों को ही न केवल पकड़ा गया बल्कि उनके साथ मार पिटाई गई, बल्कि उनकी करोड़ों की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई बुलडोजर चलाकर, और उसके साथ साथ जितनी कारें थी वो तोड़ दी गई, और सिर्फ इसलिए चूंकि वो एक मुस्लिम संप्रदाय से थे। लेकिन उसी तरह की घटना में भी 2 दिन पहले की वीडियो देख रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन में जब पुलिस ने उनको आगे जाने से रोका तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की पुलिस से कि क्या जिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पथराव किया, क्या उनके भी घरों के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया? आप बताइए, क्या आपने मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया? क्या जिस तरह मुस्लिम पक्ष के लोगों को नंगा करके या मार पिटाई करके उनको परेड निकाली गई, अपमानित किया गया, क्या इसी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के